और चलिए बस्तर की ओर रुख करेंगे। बंसल न्यूज खबरों को साथ में लेकर अपने सामाजिक सरोकारों को भी निभाता रहा है। इसी कड़ी में आज बंसल न्यूज का जगदलपुर में खास कार्यक्रम है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं युवा टीम बस्तर भी से। पहुंची है, कुछ महिलाएं भी पहुंची हैं जो कि काफ़ी सुदूर इलाकों में काम करती हैं। कुछ उनको लीड करने वाले लोग हैं, कुछ युवा शक्ति भी मौजूद है हमारे साथ जो बस्तर को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो उनके साथ कुछ रोचक चर्चा होगी जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं सबसे पहले सांसद बस्तर दीपक बैज जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सर प्लीज आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए उनका। आइए जी। सर आपका माइक। तो दीपक बैज जी युवा सांसद है यहाँ के, एक यूथ आइकॉन के तौर पे भी सभी जानते हैं। बेहद कम उम्र में सांसद जैसी पदवी पर हैं और बहुत सारी बातें हम उनके बारे में जानेंगे। वो बस्तर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका विज़न है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो दीपक बैज जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ बंसल न्यूज़ के उस कार्यक्रम में। ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं शांत सुपोषित विकास की ओर अग्रसर बस्तर की ओर। बड़ा अहम योगदान आपका भी है, एक यूथ के तौर पर सब यहाँ पर आपको जानते हैं। शुरुआत में ये करूँगा कि जब आप बहुत कम उम्र में हैं, विधानसभा के तौर पर हम देखते हैं आपको, छात्र नेता के तौर पर देखते हैं, राजनीति में आपका प्रवेश होता है। किस तरीके से छात्र नेता राजनीति में प्रवेश करता है, क्या सोच थी आपकी कि आपने सोचा कि नहीं अब राजनीति में जाना है और कुछ करना है? क्या आपने सोचा और कैसे ये सब कुछ हुआ? निश्चित रूप से मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि संभावनाओं का बस्तर इस कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मिला। देखिए, अब यह है कि स्टूडेंट लाइफ से, छात्र राजनीति से हम लोग जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं बस्तर की स्थिति, बस्तर की परिस्थिति को देखते हुए और पढ़ाई करते करते मतलब हम लोग का एक ट्रैक चेंज हो गया कि नहीं, नौकरी तो हर लोग कर रहे हैं, सर्विस हर लोग करेंगे, वो भी एक समाज सेवा है, वो भी जन कल्याण काम है, लेकिन शायद बस्तर के लिए अगर सेवा करना हो तो फिर पढ़े लिखे लोगों को, युवाओं को राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। इस सोच समझ के साथ छात्र जीवन से, राजनीति से जुड़कर हम लोगों ने राजनीति की ओर प्रवेश किए। आपने कहा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, किस तरीके से, कितना आसान होता है पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आकर अच्छा काम करना? बोलते तो सभी हैं, लेकिन कितना आसान होता है? क्या मुश्किलें कुछ आपको हुई? देखिए, राजनीति का भी परिस्थिति में बहुत कठिन हो गया है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि पब्लिक आपको पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक सब देखती है, समझती है, परखती है कि आप एक विधायक, सांसद बनने से पहले क्या थे और बनने के बाद क्या है, कैसे है। तो आपकी हर गतिविधि, मान चलिए अगर एक विधायक है कोई, तो भले विधायक पूरे पब्लिक को नहीं देख पा रहा हो। मैं एक सांसद हूँ, 8 विधानसभा मेरा लोकसभा क्षेत्र है, मैं पूरे लोकसभा को नहीं देख पा रहा हूँ, पूरे पब्लिक को भी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन पूरी पब्लिक मेरे को देख रही है, समझ रही है। तो इस तरह से राजनीतिक में अभी बहुत कठिन है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का इसलिए आना जरूरी है क्योंकि अभी का समय कंपटीशन का समय है और काम करने का समय है, सोचने विचारने का समय है। और इन परिस्थितियों को देखते हुए कि पढ़े लिखे युवाओं को आगे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीतिक जैसा सोचते हैं वैसा है नहीं, और जैसा है
तो लेकिन फिर भी मैं एक पढ़ा लिखा होने के नाते मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे व्यक्ति में बहुत सारा चीज़ ऐसे राजनीतिक सोचने समझने का परखने का, उसके अलावा यह है कि हम लोग बहुत से ऐसे कार्य योजना बना सकते हैं और हम लोग शिष्टाचार मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसा है जो एक पढ़े लिखे पॉलिटिक्स में जो रहता है तो उनको पब्लिक के बीच में कैसे पेश करना है, पब्लिक बीच में कैसा जाना है, वो पब्लिक को कैसे हैंडल करना है, तो बहुत सारे चीज़ है पॉलिटिक्स मायने रखता है। तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे होने का कहीं ना कहीं एक अलग से एक भाव छलकता है राजनीति में, तो इसलिए पढ़े लिखे युवाओं को राजनीतिक में आना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे होने के साथ साथ अब कम उम्र के भी हैं, युवा भी हैं और यहाँ से लेकर दिल्ली तक आपका जो नेतृत्व है वो पसंद भी करता है। यही वजह है कि एक युवा विधायक को युवा सांसद बनने का भी मौका दिया। किस तरीके से हमने सुना कि राहुल गांधी ने पसंद किया कि नहीं, सांसद का चुनाव आपको लड़ना चाहिए यहाँ पर, वो भी जबकि एक बड़ी लहर दूसरी तरफ से चल रही थी। किस तरीके का ये सिचुएशन था, कैसे एक विधायक युवा सांसद बना? देखिए, पहली बार तो मुझे 2013 से 2018 के बीच में विधायक के रूप में काम करने का अवसर मिला और उस दौरान जब पहली बार 2013 में विधायक बने तो हमारी सरकार तो थी नहीं छत्तीसगढ़ में और बस्तर से हम लोग 12 सीट से 8 सीट जीत के गए, उसमें से मैं भी था। तो बहुत बड़ी चुनौती थी। जब गांव हम जाते थे चुनाव समय तो पब्लिक बोलती थी, बाबू हम तो वोट आपको देंगे लेकिन हमारे गांव में बिजली लगा देना, बाबू हम आपको वोट देंगे हमारे गांव में पानी ले देना, बाबू हम आपको वोट देंगे हमारे गांव में सड़कें बना देना। तो इतनी बड़ी चुनौतियों के बीच में जब हम चुनाव जीत के आए 2013 में, 2013 से 18 काम करने का अवसर मिला, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी छत्तीसगढ़ में, तो विपक्ष में बैठने का अवसर मिला। लेकिन विपक्ष में आने के बाद ऐसे बहुत बड़े बड़े काम करा पाना पब्लिक के लिए संभव काम नहीं है कि सड़कें बनाना, बिजली लाना, तो बहुत सारे हम लोग संघर्ष करना पड़ा। लगातार लोकसभा या विधानसभा में इस मामले को मैं उठाता रहा। बिजली का लगभग 350 से अधिक गांव में हम लोग बिजली लगाए। बहुत से गांवों में हम लोग सड़कें नहीं थी तो सड़कें बनाने का प्रयास किए, लगातार विधानसभा मामला उठाते रहे ताकि पब्लिक को ये लगे कि हमारा विधायक चुन के गया है तो हमारा बात उस हाउस में उठा रहे जहां उठना चाहिए। तो ये लगातार हम लोग काम करते रहे, उसी का नतीजा है। जहां अगर सड़कें नहीं दी, कुछ सड़कें ऐसी थी जहां सरकार सड़कें नहीं दी, हम लोग ग्रामीणों के साथ 3 से 4 सड़कें हम लोग खुद पहाड़ तोड़कर सड़कें बनाए। तो ऐसे बहुत से काम है। हम लोग उस पहाड़ को तोड़ के सड़क बनाए और हम लोगों ने सरकार को दिखा दिए कि वही मैं जानना चाहूँ, क्या किस्सा था माउंट मैन, उसके बाद आपको लोग कहने भी लगे, कैसे बिल्कुल नौबत आई पहाड़ तोड़ने की, क्या था वो पूरा वाकया? देखिए, क्या है, हम लोग आने जाने का रास्ता सिर्फ वो पहाड़ जरिया था जहाँ सिर्फ पैदल जा सकते थे, साइकिल भी जाना संभव नहीं था। और अगर दूसरे रास्ते से जाएंगे तो फिर बहुत लंबा 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा और करीबन 20-30 किलोमीटर दूरी ऐसा सफ़र करना पड़ रहा था। तो उन सड़कों को तोड़ना बहुत ज़रूरी था। पब्लिक बार बार डिमांड कर रहे थे, हमारे लिए सड़क बना दो, हमारे लिए सड़क बना दो। हम सरकार के पास बात कर रहे थे, सरकार बात सुन नहीं रही थी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा कि हम सरकार के भरोसे क्यों रहे, हमारे बाजुओं में ताकत है। हमने ग्रामीणों का आह्वान किया कि अगर आपके गांव में 2-3 हज़ार लोग हैं, 1000 लोग आ जाइए, हमारे साथ काम करिए, मैं आपके साथ काम करूंगा, पहाड़ को तोड़ के सब सड़क बनाएंगे, सरकार के भरोसे क्यों रहेंगे। तो ये हम लोगों ने किया और पहाड़ तोड़ के हम लोगों ने सड़क बनाए और सरकार को दिखा दिए कि मेरे क्षेत्र की पब्लिक की सरकार के भरोसे नहीं है, हमारी बाजुओं में ताकत है, हम खुद पहाड़ को तोड़कर हम सड़क बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 3 से 4 सड़कें बनाए और सरकार को दिखा दिए। तो इस तरह से काम करना पड़ा। वो 5 साल हम लोगों ने काम किए ईमानदारी के साथ क्षेत्र की जनता के लिए। फिर 2018 में दोबारा चुनाव जिताई, लेकिन सिर्फ 6 महीने फिर दोबारा अच्छा, सरकार भी यही 2018 में चाहता था कि फिर विधायक के रूप में 5 साल चुन दिए जनता, तो 5 साल रहूंगा और 10 साल काम करने का अवसर मिलेगा। चित्रकूट का बहुत सरकार में भी थे। हाँ, उस समय सरकार में भी था, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे लिए बहुत सारा ईजी था, मैं काम करना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं सोचा भी नहीं था, न मैं इच्छा भी नहीं था, न मैं मांगा भी नहीं था कि मुझे लोकसभा लड़ना है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू टाटा की ज़मीन वापसी, हम लोगों ने वादा किए थे कि हमारी सरकार आएगी, हम टाटा की ज़मीन हम वापस करेंगे वहाँ के किसानों को। तो जैसे ही सरकार आई, सिर्फ 6 दिन में, सरकार बनते साथ 6 दिन में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा की हम टाटा की ज़मीन वापस करेंगे
और टाटा की जमीन वापस हुई। विधायक रहते भी आपने उसके लिए काफी संघर्ष हाँ, उसके किया लिए था, विधायक जमीन रहते भी वापसी। काफी संघर्ष किए, लोग विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, ध्यानाकर्ष उठाए, लगातार संघर्ष करते रहे, पब्लिक के बीच में जाके आवाज उठाए। तो उसी का नतीजा है कि हम जमीन वापस किए। और माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेता, राष्ट्रीय हमारे नेता, फिर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, तो इनके नेतृत्व में जमीन वापस हुआ। और परिस्थिति ऐसी बनी, हाईकमान का निर्देश था, माननीय राहुल गांधी जी ने विश्वास जताए कि चित्रकूट विधायक को लोकसभा लड़ाएंगे। माननीय सीएम साहब ने भरोसा जताए कि चुनाव आपको लड़ना है लोकसभा। फिर पूरे टिकट भी दिए, पूरे विधायक काम भी किए, फिर कार्यकर्ता काम किए, और बस्तर की जनता ने मुझे चुनाव जिता के भेजा लोकसभा। और आज 2 साल लोकसभा के रूप में, लोकसभा एक सांसद के रूप में कंप्लीट हुआ है। तो मैं समझता हूँ इस 2 साल में भी, मतलब बस्तर के छोटी से लेकर बड़ी मुद्दे, कोई रेल का हो, कोई हवाई जहाज का मुद्दा हो, कोई 4 लेन का मुद्दा हो, कोई माइनिंग का मुद्दा हो, एनएमडीसी का मुद्दा हो, ऐसे बहुत से इशू को लोकसभा में लगातार हम लोगों ने उठाए हैं। उसी का नतीजा है कि आज बस्तर के लोगों को लगता है कि आज सांसद हमारा चुन के गए तो कम से कम दिल्ली में अपना बात रख रहे। और मुझे भी गर्व होता है कि बस्तर को सिर्फ देश और दुनिया सिर्फ गोली और बम बारूद के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं केंद्र की सरकार को, पूरे देश को मैं दिखाना चाहता हूँ कि बस्तर को विकास की भी जरूरत है, कि देश के नक्शे में भी बस्तर किसी कोने में है जो सिर्फ गोली और बारूद के नाम से जानते हैं, जो बस्तर विकास को के नाम से जानना जानते तो चाहिए। सभी होंगे दिल्ली में, क्योंकि जैसा आपने कहा गोली बारूद की वजह से ज़्यादातर चर्चा में आती है ये चीज़। आप सांसद बन के जब संसद में पहुंचे, आपके आसपास के और भी सांसद होंगे, लोगों को भी थोड़ा सा आश्चर्य होता होगा, आपसे पूछते भी होंगे कि बस्तर के सांसद हैं, क्या हालात है वहाँ पे, किस तरीके के सवाल होते हैं और क्या जवाब, आपको क्या समझ में आया कि क्या इमेज है वहाँ पर, और कैसे आप समझाते हैं फिर क्या वास्तविक बस्तर है? नहीं, देखिए, बस्तर में जो बस्तर की इमेज दिल्ली में, पूरे देश में, यह है कि पूरा यहाँ नक्सली क्षेत्र है। आप ट्रेन से उतर जाएंगे तो आपको नक्सली पकड़ लेंगे, एरोप्लेन से आप उतरेंगे तो तुरंत आपको पकड़ लेंगे। तो यही इमेज है। तो इस इमेज को थोड़ा सा हम लोग को शिथिल करना पड़ेगा। तो इसलिए लगातार हर बस्तर के विकास के मुद्दों को लेकर मैं लोकसभा में उठाता रहा। आज उसी का नतीजा है कि आज पूरा देश, दुनिया आज जान रहा है कि बस्तर है हमारे देश में। और बस्तर का सांसद आज बोल रहा है कि वहाँ विकास चाहिए, वहाँ पे सड़कें चाहिए, वहाँ पे रेल चाहिए, वहाँ पे हवाई जहाज चाहिए। उसी का नतीजा है हवाई जहाज चालू हुआ, ट्रेनें जो बंद ट्रेनें थी वो भी चालू हो रही है। अभी हमारे पास एनएच का जो गति, जो धीरे काम चल रहा था, वो गति बढ़ रही है। और 4 लेन के लगातार हम मांग कर रहे हैं कि 4 लेन सीधा यहाँ से लेके रायपुर टू जगदलपुर, जगदलपुर टू उड़ीसा टू और विशाखापट्टनम जुड़े। तो इस तरह से हम लगातार मांग कर रहे हैं छोटे से बड़ी इशुओं को। और जो हमारे दिल्ली राजौरा वाला रेल लाइन अभी जो धीमी गति से चल रही है, उसका भी मामला लगातार उठ रहा है। तो हम लोग जगदलपुर से भी ट्रेन लगातार रायपुर के लिए जुड़े, ये चीज़ को भी लगातार हम मांग कर रहे हैं, ताकि ये लगे कि बस्तर, केंद्र सरकार को भी ये विश्वास हो कि बस्तर में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। इसी का नतीजा है कहीं ना कहीं। आप देखिए, सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ का काम, छत्तीसगढ़ सरकार का काम देख रहे हैं। जरूरत पड़ा छत्तीसगढ़ सरकार का, चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे गोठान का मामला हो, छत्तीसगढ़ सरकार के बेहतर काम को हम लोकसभा के पटल पर भी रखें कि देखिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है। हमने तो सीधा सीधा कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार से बाकी सरकारों को सीखना चाहिए। हमने तो कहा छत्तीसगढ़ सरकार से, केंद्र सरकार को तो छत्तीसगढ़ सरकार से मॉडल अपनाना चाहिए और बाकी स्टेटों को भी इससे सीखना चाहिए। तो बहुत से ऐसे इशू जो रखे, कहीं ना कहीं इससे बस्तर के लिए एक केंद्र सरकार में सकारात्मक सोच बनेगा, अच्छा सोच बनेगा, और कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य और बस्तर के विकास के लिए एक नए रास्ता और नया आयाम बनेगा। ये मेरा प्रयास है। इमेज की बात आपने की कि इमेज ये है, लेकिन उस इमेज को बदलने के लिए कोशिश क्या होगी? क्या आपका विजन है कि कैसे बस्तर की इमेज बदलेंगे? क्या उसके लिए करना पड़ेगा? देखिए, वास्तव में इसके इमेज के लिए शांति जरूरी है। दूसरी चीज, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की स्वास्थ्य, यहाँ की सुपोषण, और बस्तर के विकास के लिए अच्छी सड़कें, जहाँ हर जगह हम पहुँच सके। तो ये सारे मुद्दों को लेकर, ये सारे मुद्दों को हम लोग विकास के रास्ते पे चलना पड़ेगा।
तो जिससे कि बस्तर का एक अच्छा छवि बन सके, छत्तीसगढ़ सरकार की अच्छी छवि बन सके देश में, ताकि बस्तर का एक विकास का रास्ता खुल सके। बहुत सारी अनटचेबल चीज़ें हैं, प्राकृतिक सुंदरता किसी से छिपी नहीं है। टूरिज्म एक कहा जाता है कि एक बड़ा हथियार बन सकता है नक्सलवाद के खिलाफ भी और बस्तर की इमेज बदलने को लेकर भी। कितना टूरिज्म के क्षेत्र में आप लोग कर पाए और क्या संभावनाएं आपको दिखती हैं? कैसे बाहर के लोगों को छत्तीसगढ़ खासतौर पे बस्तर लाया जाए? नहीं, देखिए, इस वास्तव में बस्तर में टूरिज्म क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। आप सबसे बड़े देखेंगे चित्रकूट वाटरफॉल, अभी हम लोग लगातार जिला प्रशासन साथ मिलकर उसको डेवलप कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार में राम वनगमन पथ में जुड़ा हुआ है, तो विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ अभी हमारा बस्तर चित्रकूट, इसका पूरा नक्शा पिछले अगर आप 2 साल पहले देखे होंगे और 2 साल बाद देखे होंगे तो बस हमारा चित्रकूट का नक्शा बदल गया है अभी, पहला चीज़। दूसरा, तीरथगढ़ भी है हमारे पास और ऐसे बहुत से वाटरफॉल है, बहुत से ऐसे गुफाएं हैं। और उनके माध्यम से हम एक टूरिज्म को 2 तरह से, नंबर 1, हम टूरिज्म के माध्यम से लोगों का विश्वास हम जीतना चाह रहे हैं कि हमारे पास टूरिज्म प्लेस, आप आइए, देखिए, बस्तर घूमिए। आप यहाँ आएंगे, देखेंगे, बस्तर घूमेंगे तो समझ में आएगा बस्तर क्या है। आप घर बैठे बस्तर को, दिल्ली से बैठ के बस्तर को आप नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते। बस्तर तक लाना बड़ा चैलेंज है। हाँ, तो इसके लिए लगातार प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। ये हो गया। दूसरी चीज कि हम लोग टूरिज्म के माध्यम से हम लोकल वहाँ के लोगों को रोजगार हम देना चाह रहे हैं, उनकी आय में वृद्धि हो, उनको रोजगार मिले, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, वहीं के लोगों को रोजगार मिले। ये हम लोग का प्लान है इस टूरिज्म के माध्यम से। तो इसलिए बस्तर में जितने भी हो टूरिज्म के लिए, चाहे हम लोग डीएमएफ से हो, सीएसआर से हो, राज्य शासन अपना पैसा दे रही है, जरूरत पड़ेगा हम सेंट्रल से भी पैसा मांगेंगे क्योंकि ये ट्राइबल क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेरे लोकसभा क्षेत्र है, 6 जिले, बस्तर संभाग में हमारे पास 7 जिले हैं, 7 जिले में मेरे लोकसभा के 6 जिले प्लस कांकेर, ये 7 जिले केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की आकांक्षी जिलों में है। तो हर काम कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की निगरानी में है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाला समय में टूरिज्म क्षेत्र में और विकसित करें ताकि लोगों का देश और विदेश से आवाजाही बढ़े और कहीं ना कहीं इससे हम लोग देश से बाहर भी इसको टूरिज्म क्षेत्र में एक प्रचार प्रसार का एक अच्छा माध्यम हो और लोगों का आवाजाही बढ़ने से कहीं ना कहीं यहाँ का आय का साधन भी बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी बात मिलेगा। हम करते हैं यहाँ पर क्योंकि बहुत से लोग बाहर भी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन बस्तर का युवा वापस आकर रोजगार अगर करना चाहे उसके लिए क्या संभावनाएं यहाँ पर आप देखते हैं? क्योंकि पढ़ तो लोग बाहर जाकर लेते हैं, लेकिन या तो फिर उनको मजबूरी में बाहर ही काम तलाशना पड़ता है। तो ऐसे में बस्तर में उनके लिए क्या कुछ संभावनाएं दिखती हैं? बहुत से युद्ध से मैं भी मुलाकात मेरी यहाँ पर हुई जो दिल्ली मुंबई पढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि बस्तर में काम करें। उनके लिए क्या कुछ संभावनाएं आज या आने वाले भविष्य में देखते हैं? देखिए, हमारे पास बस्तर से बाहर पढ़ाई करने का एक सबसे बड़ा स्कोप है, वो हेल्थ के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में है कि हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि एमबीबीएस बाहर कर रहे हैं। तो वो कोर्स करने के बाद हम चाह रहे हैं कि वो सेवा हमारे बस्तर में दे, क्योंकि हमारे बस्तर में 7 जिले में, कांकेर से लेकर बीजापुर और सुकमा तक देखेंगे कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार हेल्थ को मजबूत करने का हम कोशिश कर रहे हैं। और हेल्थ के क्षेत्र में हम पिछली सरकार में भी देखें कि पिछली सरकार तो सीधा सीधा हमसे कहती थी कि आप डॉक्टर खोज के लाइए, हम उनको अपॉइंटमेंट देंगे ये। लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि बस्तर का बेटा या बस्तर का बेटी वही डॉक्टर कहीं से भी पढ़ के आए, वही डॉक्टर बस्तर में बनेगा, वही सुकमा में जाएगा, बीजापुर में जाएगा, कांकेर में जाएगा। तो इसलिए हेल्थ के क्षेत्र में ज़्यादा बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो हम लोग उनसे कभी चर्चा भी होती है तो निश्चित रूप से बाहर पढ़ लो, कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर जब पढ़ के आएंगे, कंप्लीट करके आएंगे, तो आपको नौकरी बस्तर में, सेवा बस्तर में ही देना है, क्योंकि आपकी जन्म बस्तर में हुई है तो कर्म भी आपका बस्तर में रहना चाहिए। तो ये हम लोग की सोच है। इसलिए हमारे पास स्कोप है। एनएमडीसी में देखिए, वो तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू है, ऑल इंडिया लेवल पे निकलती है नौकरी और विज्ञापन ऑल इंडिया लेवल पे। लेकिन हम लोग वहाँ पे लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बस्तर में अगर कोई इंजीनियर नहीं है, कोई बड़ा पोस्ट में नहीं है, तो बाहर से लीजिए। बाकी अगर जो भी हमारे बस्तर में मिल रहे हैं तो पहले प्राथमिकता बस्तर को होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं
पिछले 5 से 10 साल पहले देखिए और अभी का देखिए तो बहुत सारे लोकेलिटी को कहीं ना कहीं हमारे एनएमडीसी और बाकी जगह मौका मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं हम लोग हमारी यहाँ की युवाओं की जागरूकता, युवाओं की मेहनत, कहीं का पॉलिटिकल दबाव, कहीं सरकार की एक अच्छी सोच और मंशा के अनुसार हम काम कर रहे हैं तो लोकलों को फायदा मिल रहा है। और हम लोग लोकल लोगों को ही पहले प्राथमिकता हम बस्तर के लोगों को रोजगार दें, उसके बाद हम बाकी को अवसर दें। तो ये हम लोग प्लान के साथ चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग काफी हद तक हम सफल हुए हैं। कनेक्टिविटी को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं? अभी वायु सेवा यहाँ से चालू हुई है रायपुर से, तो बहुत फ़ायदा मैंने देखा उसका हो रहा है। वैसे ही बस्तर के अंदर भी कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़कों की जैसे आपने जिक्र किया यहाँ पर, या बाहर भी और अच्छा कुछ हो, बेहतर हो, तो कनेक्टिविटी किस तरीके से बढ़े और बस्तर का विकास में ये योगदान देगी? देखिए, किसी भी शहर से जोड़ने के लिए, किसी भी जिले को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। हमारे पास अगर शायद बैलाडीला की आयरन ओर अगर नहीं होता तो ट्रेन भी नहीं होती। लेकिन 1967-68 के बाद जब चालू हुआ कि हमारी बैलाडीला का आयरन ओर, तो उसके बाद से रेलवे कनेक्टिविटी हमारी जुड़ गई। लेकिन जुड़ने के बाद भी हम बस्तर से सीधा कहाँ जा रहे हैं? फिर सिर्फ एक निर्यात का साधन बन गया, विशाखापट्टनम, उड़ीसा, फिर हमारी लोहा जा रही है कोरिया, जापान, फिर हमारी ट्रेन से हम नहीं जा पा रहे रायपुर, हम रायपुर जा रहे हैं तो बस्तर से उड़ीसा, उड़ीसा से होते हुए दुर्ग, दुर्ग से रायपुर जा रहे हैं। तो अभी की परिस्थिति में अगर ट्रेन कनेक्टिविटी देखें तो बस्तर की जनता भी चाहती है हम डायरेक्ट रायपुर जाए। इसलिए जो रावघाट रेल परियोजना बन रही है, वो परियोजना जितना जल्दी पूरा होगा, वो पूरा होने के बाद हम लोग को रेल सुविधा हम लोग को मिलेगी, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, व्यापारिक दृष्टि से हो, अन्य दृष्टि से हो, इसका लाभ बस्तर को मिलेगा। इसमें रेल कनेक्टिविटी। दूसरा चीज वायु कनेक्टिविटी। देखिए, हवाई कनेक्टिविटी बहुत जरूरी था, क्योंकि आप हेल्थ की दृष्टि में भी, एजुकेशन दृष्टि में, व्यापारिक दृष्टि से भी, क्योंकि हम बस्तर से हमारे पास सिर्फ एक ही सड़क माध्यम ही एक आने जाने का साधन था। लाइफ लाइन हमारा था एक रोड जगदलपुर टू रायपुर, इसके अलावा कहीं भी हमारे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं था। लेकिन वर्तमान में हम लोग सांसद बनने के बाद लगातार इसका भी मामला उठाते रहे, सीएम साहब ने भी बहुत प्रयास किए। उसी का नतीजा है आज की हमारे पास हवाई सेवा चालू हुआ। हम सीधा जगदलपुर से रायपुर जा रहे हैं, रायपुर से जगदलपुर, जगदलपुर से हैदराबाद, हम सीधा कनेक्टिविटी हो रहे हैं। तो उसके बाद हमारा प्रयास है कि हम हैदराबाद से जगदलपुर, जगदलपुर से रायपुर, रायपुर से दिल्ली, तो जगदलपुर से कहीं ना कहीं चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए दिल्ली। इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और हमारे पास कनेक्टिविटी दूसरा है रोड। हम रोड के माध्यम से अभी हमारा बीजापुर से हम जुड़ गए अभी तेलंगाना की ओर, सुकमा से भी जुड़ गए हम लोग सीधा आंध्रा तेलंगाना की ओर, उड़ीसा भी हमारे कनेक्टिविटी जुड़ गया। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि 4 लेन की आवश्यकता है अभी, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लगातार मांग कर रहे हैं 4 लेन बने हमारे जगदलपुर टू रायपुर। 4 लेन बनेगी तो हमारे पास आने जाने के लिए सुविधाएं बढ़ेगी और समय भी बचत होगा। व्यापारिक दृष्टि से भी जगदलपुर एक बड़ा केंद्र है जो सभी राज्यों से आसपास घिरा हुआ है। इधर उड़ीसा देख लें, इधर महाराष्ट्र देख लें, आप इधर आंध्रा देख लें, तेलंगाना देख लें, तो एमपी देख लें, तो बहुत राज्यों से घिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टि से भी जगदलपुर, हमारा बस्तर बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इसलिए सभी कनेक्टिविटी से जुड़ना बस्तर को बहुत ही आवश्यक वर्तमान परिस्थिति में है। एक बात मुख्यमंत्री ने भी कही थी कुपोषण को लेकर, एक बड़ा अभियान भी चल रहा है उनका, कि नक्सलवाद से बड़ी समस्या वो कुपोषण को मानते हैं, और हमने थीम भी वही रखी है, सुपोषित। किस तरीके से इसे दूर करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है? देखिए, वास्तव में मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दिल से दे रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, क्योंकि देखिए हम लोगों ने 15 साल की सरकार भी देखे, काम करने का उस सरकार के साथ भी अवसर मिला, और अभी हमारी सरकार है तो अब इस सरकार के साथ भी काम करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन हम लोग पिछले समय हम लोगों ने देखे कि वास्तव में बस्तर में सबसे बड़ी समस्या कुपोषण है। और कुपोषण कैसे आएगी? ये ट्राइबल क्षेत्र है, सबसे ज्यादा कुपोषण ट्राइबलों में है, क्योंकि हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी जीविका का साधन के लिए हम लोग जंगल जाते हैं, कंद मूल व पौष्टिक प्रोटीन चीज हम लोग लाते हैं और मार्केट में ले जाकर उसको बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि हमारे पास आय के लिए आय का जरिया हमारे पास नहीं है। अब उसको बेचेंगे तो हमारे पास खाने के लिए
पैसे आएगा। हम ना खा के हम लोग दूसरे खिला रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज। तो कहीं ना कहीं इसी का कारण है कि हम लोग गरीब होने की वजह से हम लोग जो शरीर के हमारे पास जो प्रोटीन विटामिन जो आवश्यकता है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो शरीर कहीं ना कहीं आने वाले हमारे जो नई पीढ़ी छोटे छोटे बच्चे पंगु होते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गरीबी सबसे बड़ा कारण है। और कुपोषित होने के बाद वजन कम होना, बच्चों का उनको ग्रोथ कम होना, कहीं ना कहीं इसका बड़ा रीजन है। लेकिन वास्तव में मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। उन्होंने गरीबी को जड़ से उन्होंने पकड़ा है और बस्तर को नजदीक से उन्होंने समझे। उसी का नतीजा है कि हम ठीक है नक्सली क्षेत्र है, इसके लिए ये तो काफी समय से चलते आ रही है, लड़ाई लड़ते आ रही है और इसकी लड़ाई तो चलते रहेगी, चाहे किसी की भी सरकार आए। पिछले 15 साल की सरकार देखे, हमारी सरकार भी 2-2.5 साल हो गए, ये किसी की भी सरकार है, ये तो लंबी लड़ाई चलते रहेगी। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी को उसको बचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए उन्होंने पकड़ा। कुपोषण को मिटाना बहुत जरूरी है और सुपोषण अभियान उन्होंने बस्तर से चालू किया। इसी का नतीजा है आज देखेंगे बीजापुर में कि हम लोग बीजापुर में कुछ देख रहा था रिकॉर्ड कि 2018 से पहले लगभग 54% कुपोषण था वहां पे, आज 13.91 आ गया है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं है, ऐसी नहीं। तो अब इस 2 साल में इतना परिवर्तन हो गया है, सीधा सीधा हम लोग कहाँ 50% से सीधा सीधा लगभग 15% में आई है। सुकमा का हो, बीजापुर का हो, आप दंतेवाड़ा का देखिए, बस्तर का देखिए, नारायणपुर का देखिए। कुपोषण का लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, इसको हम समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि मानव जीवन तो एक बार मिलता है। तो इस जीवन को किसी भी सरकार के लिए सुरक्षित करना, किसी भी सरकार के लिए बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस चुनौती को स्वीकार किए और सुपोषण अभियान चलाए, जो कि उन गरीब बच्चों को जो समय पे और अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिलाइज नहीं मिल पा रहा है, उनको वहाँ तक चाहे एक गर्म भोजन के माध्यम से हो, दूध हो, अंडा हो, केला हो और अन्य जो प्रोटीन्स उनको दे रहे हैं, उसी का नतीजा है आज कुपोषण का दर लगातार गिर रहा है। और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इसमें सफल हुई है और सुपोषित बस्तर, जो हमारे बस्तर से सुपोषण अभियान चालू हुआ, आप सुपोषित बस्तर आज कहीं न कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा पोजीशन में है कि हम लोग कुपोषण की लड़ाई लगभग इस 2.5 साल हुआ है और 2.5 साल आने वाला समय में बहुत ही हद तक सफल रहेंगे। और सुपोषण अभियान में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, जो आज इस बड़े सुपोषण जैसी बड़ी लड़ाई को हम लोग जीतने में कामयाब रहे हैं। चलिए, आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आदिवासियों की हम बात करते हैं, आदिवासियों के आप प्रतिनिधि भी हैं, हम उनसे लेते तो बहुत कुछ है, वो क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है उनकी क्या ज़रूरतें हैं जिससे पूरा प्रायोरिटी के हिसाब से करनी चाहिए? देखिए, बस्तर तो हम लोग कुछ जगदलपुर एरिया को छोड़ दें, कुछ टाउन एरिया को छोड़ दें, उसके बाद गांव एरिया में जाएंगे तो लगभग 80% से ऊपर हमारे ट्राइबल हैं। और हमारे आदिवासियों में ज़्यादा तो 9 लोग ज़्यादा किसी से लड़ाई कर सकते हैं, ना किसी ज़्यादा मांग सकते हैं, ना ज़्यादा बोल सकते हैं। हम लोग सीधे और सरल हैं। तो इसलिए अगर जब हम जाते हैं गांव में तो हम सीधा बोलते हैं उनसे कि आपने हमें चुनाव जिताया भाई, हम आपके विधायक हैं, सांसद हैं, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद फिर वो सामने आते हैं कि हमको बिजली चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको सड़क चाहिए, हमको राशन कार्ड चाहिए, हमको इंदिरा आवास चाहिए, हमको चावल नहीं मिल रहा है, हमको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, हमको विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है। मतलब सरकार की योजनाओं को वो चाह के भी नहीं मांग पा रहे। लेकिन हमारा दायित्व बनता है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि हम सरकार की हर योजनाओं को उन जरूरतमंद लोगों तक, घर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं, जहां सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और उनको लाभ हम दिला सके। ये सबसे बड़ा एक दायित्व है। और कहीं ना कहीं हमारी देखिए सबसे बड़ा चीज तो आज भी ऐसे बहुत से अंदरूनी क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं सड़कों से नहीं जुड़ पाई थी, या बिजली उस गांव में नहीं पहुंच पाया था, साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल पाया था। वो कारण इसलिए है कि हमारा ट्राइबल घर कहीं पहाड़ के ऊपर में, तो कहीं नदी के उस पार है, तो नदी के किनारे है, कहीं नाला के किनारे है। एक घर तो 1 किलोमीटर दूर है, दूसरा घर 2 किलोमीटर दूर है, या फिर एक बस्ती बसा हुआ है तो 10 घर है तो पहाड़ के ऊपर में। तो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कहीं ना कहीं उनको हम लोग नहीं जोड़ पाए थे, लेकिन उसको अभी हम लोग जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं सभी योजनाओं से,
तो कहीं ना कहीं चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, इन योजनाओं से उन लोगों तक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस 2.5 साल में सफल हुए हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से सरकार की हर योजनाओं को, चाहे अपन ये गोधन न्याय योजना के माध्यम से हो, गोठान के माध्यम से हो, या फिर राजीव गांधी किसान के योजना के माध्यम से हो, या वन भूमि का पट्टा हम उनको दे दें और खेती कर ले, उसके बाद वो आके अपना धान उपार्जन कर और सरकार की योजनाओं का लाभ ले। तो इस तरह से योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमारी प्रशासन इस समय जिले स्तर पे, मतलब एक मैदानी स्तर पे काम कर रही है और हमारे जनप्रतिनिधि भी मैदानी स्तर पे काम कर रहे हैं। आप देखिए कि पिछले समय हर जनप्रतिनिधि, कोई सांसद हो, कोई मंत्री हो, हमेशा हवाई सफर करते थे। बस्तर के उन्होंने कभी देखा नहीं। तो हम अगर ठीक है, खतरा है हमको, बाई रोड जाना हमारे लिए और पुलिस विभाग के लिए बहुत चैलेंज है। आईजी साहब बैठे हैं यहाँ, जब भी हमारी दौरा रहती है, हमको जाना है भोपालपट्टनम, सुकमा जाना है, उधर पुलिस प्रशासन थोड़ा सा सख्ते में रहती है, लेकिन तब भी इन लोगों ने भरोसा हमको दिलाया कि हम आप जाइए, हम आपको सुरक्षा देंगे। तो अभी तक 2.5 साल से तो हम बाई रोड जा ही रहे हैं, हम लोग बाई रोड जा रहे हैं। हम जानते हैं खतरा है और नुकसान हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर भी राजनीतिक तो रिस्क है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर हम जनप्रतिनिधि अगर हम ऊपर हवा में अगर घूमेंगे तो फिर पब्लिक को हम क्या विश्वास दिलाएंगे? हम नीचे क्या हो रहा है हम देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए अब इस 2.5 साल में हमारे पूरे 12 के 12 विधायक देखिए, अब हवाई सफर बहुत कम हुआ है। हमें अगर हेलीकॉप्टर बैठने का अवसर मिला है तो सीएम साहब साथ ही बैठने का अवसर मिला है। हम व्यक्तिगत रूप से कभी हम सांसद को जाना है, कोंटा जाना है, ओरछा जाना है, या फिर हमको भोपालपट्टनम जाना है, व्यक्तिगत रूप से मैं कभी हेलीकॉप्टर नहीं मांगा हूँ। कभी कभी मिनिस्टर साथ दौरा हुआ तो हेलीकॉप्टर बैठने का अवसर मिला, या कभी सीएम साहब साथ अवसर मिला। तो इस तरह से हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि बाई रोड जाएं, जनता तक जुड़े, जनता को विश्वास जगाना पड़ेगा कि हम आपके जनप्रतिनिधि हैं और हम आपके पास आके काम कर रहे हैं। रिस्क है, डर भी है, सब चीज़ें, फिर भी हम आपके जनप्रतिनिधि, हम आपके बीच में आके काम करेंगे, ये विश्वास दिलाना पड़ेगा। तब जाके ये विश्वास बस्तर से नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, दिल्ली तक जाएगा। मैं तो अभी लोकसभा में कहने वाला हूँ, मैं तो प्राइम मिनिस्टर को बोलूंगा हमारे बस्तर आइए, हम आपको मोटरसाइकिल ले जाएंगे यहाँ से बीजापुर तक, दंतेवाड़ा में ले जाएंगे, हम बोलेंगे। मतलब ये भरोसा हमको दिखाना पड़ेगा, तब जाके बस्तर एक विकास के रास्ता खुलेगा। नहीं तो अगर हम जनप्रतिनिधि डर के अगर घर में बैठ जाएगा तो फिर पब्लिक को हम क्या विश्वास दिलाएंगे? भाई ये तो आईजी साहब इनको तो नौकरी करना है, एसपी को नौकरी करना है, कलेक्टर को नौकरी करना है, अभी तो शासन जैसा बोले करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है ना। लेकिन हमको अधिकारियों के साथ विश्वास जीत के सरकार का काम करना पड़ेगा और अंतिम लोगों के, अंतिम व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं को ले जाना पड़ेगा, ताकि लोगों का भरोसा हो, हाँ हमारे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, हमारी जिला प्रशासन अधिकारी काम कर रहे हैं, हमारी सरकार अच्छे से काम कर रही है। ये लोगों को भरोसा बस्तर में दिलाना बहुत ही जरूरी है और उसके लिए हमारी सरकार, हम जनप्रतिनिधि, हमारे जिला प्रशासन के पूरे अधिकारी अच्छे से मिलकर काम हम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद है आपने बहुत सारे जो विज़न बस्तर के लिए बना के रखे हैं उसमें आप कामयाब भी होंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं भी हमारे लिए, और सांसद जी के लिए ज़ोरदार तालियां, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विज़न को अपने बताया और किस तरीके से एक युवा सांसद आम लोगों के बीच पहुंचेगा और किस तरीके से काम कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है इन तमाम चीज़ों को, वो इन्होंने यहाँ पर बताया है। बहुत शुक्रिया दीपक वैद्य जी हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मैं मोमेंटो वगैरह